वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक। आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। ट्रांसमिशन में बजट पेश हो चुका है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं अनफोल्ड हो रही हैं, उस पर एक्सपर्ट्स अपनी राय का इजहार कर रहे हैं कि कहाँ पे हुकूमत ने आवाम को रिलीफ दी और कहाँ पे रिलीफ मज़ीद भी दिया जा सकता था और उसके क्या आगे चलकर पाकिस्तानी इकॉनमी पर और काम पाकिस्तानी पर इसके असरात होंगे। अब जो मेहमान हमें ज्वाइन कर रहे हैं उनका तारुफ करा दूँ। हमें ज्वाइन कर रहे हैं जावेद कुरैशी साहब हैं, सदर हैं अंजुमन ताजरान के। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब बदस्तूर हमारे साथ ट्रांसमिशन का हिस्सा बने हुए मौजूद हैं। कुरैशी साहब, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। आज वज़ीर ख़ज़ाना जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेसर में उन्होंने बताया जनाब पोस्ट बजट जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि 9.4 जो ट्रिलियन पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो अनडॉक्यूमेंटेड है। हुकूमत की बारहा कोशिश रही है कि उसको डॉक्यूमेंटेड डिजिटलाइज किया जा सके। उसमें जनाब ताजर दो स्कीम भी आई और बहुत सारी कह लें कि इंसेंटिव मुराद भी मुख्तलिफ टाइम हुकूमत देने की कोशिश करती रही है, लेकिन टैक्स नेट है उसमें इजाफा नहीं हो पाया। इवन ताजर दो स्कीम जो है उसके भी कोई नताइज नहीं निकल पाए। तो अभी हुकूमत इन्फोर्स करने जा रही है जनाब, वो टैक्सेस जो हैं वो वसूल करेगी, जिस तरह आज हमने एक प्रेसर में एक महसूस किया पूरी जो वज़ीर ख़ज़ाना ने बात की। तो क्या कहते हैं, क्या आपकी टेक है और वाई कि आप लोग उस तरह से टैक्स नेट का हिस्सा नहीं बन रहे, जो डिटेलर्स हैं, जो ताजर हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आदिल आपका, आपने ताजरों का मौके के लिए हमें टाइम दिया। बिल्कुल आपने सही कहा कि ताजिर 200 स्कीम को पूरे मुल्क के अंदर बुरी तरीके से खिलाफ हुई। इसमें से 30 से 35 लाख रुपया रिकवर हुआ और उसके अगेंस्ट जो भी उनके जो एक्सपेंसेस थे, कोऑर्डिनेटर और पब्लिसिटी, वो कहीं इससे ज्यादा मिलियन में थे। लेकिन उसकी वजूहात ताजिर बरादरी नहीं, उसमें एफबीआर की गलत पॉलिसियां। हमने उन्हें बार बार समझाया, कोई भी स्कीम लाने से पहले स्टेक होल्डरों को आप एतमाद पे जब लेंगे तो वो स्कीम का सक्सेसफुल होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। लेकिन बदकिस्मती यह है कि यहाँ एक ऐसा तबका मौजूद है जो वो सिर्फ डंडे के जोर पर सारी बातें मनवाना चाहता है। मुमकिन नहीं होता कि तमाम काम डंडे के जोर पर किया जाए। अब जो सूरत हाल है, हमने पहले भी तजवीज इन्हें दी, एफबीआर के जो भी चेयरमैन साहब थे या उनकी जो भी कमेटियां बनी, वजीर खजाना साहब को, क्या हम ये चाहते हैं कि हम ताजिर बरादरी टैक्स देना चाहती है। ताजिर बरादरी ने कभी टैक्स से डिनाई नहीं किया, लेकिन तरीकेकार पे हमारा जरूर इख्तलाफात है रहा है एफबीआर से। हमने आज भी कहा जो नॉन फाइलर है, नॉन फाइलर से मुराद यह है कि जिसका कोई ही एक पैसे का भी डॉक्यूमेंटेशन उसके पास नहीं है एफबीआर पे, उसे पर शटर पे मिनिमम आप 1000 रुपया आप लगा दे। 70 लाख ताजिर पूरे मुल्क के अंदर है, उसके अंदर से आपके यानी वो एक तो वो फाइलर बन जाएगा, दूसरा आपको जो मिलना चाहिए हुकूमत को वो भरपूर मिलेगा। और उसके बरक्स ये करते क्या हैं, एक ऐसा शाही फरमान लेकर आते हैं और उस फरमान के तहत वो सब कुछ करवाना चाहते हैं। लेकिन हमें अफसोस होता है कि ये इनकी गलत पॉलिसियों की वजह से मुल्क को बेतहाशा नुकसान पहुंचा है। मैं मिसाल दूं, ये हमें दर्स देते हैं कि भाईचारे का। आप ये देखें, इन्होंने 500% अपनी जो पार्लियामेंट है या चेयरमैन सेनेट है या आपके स्पीकर साहब हैं, उन्होंने अपनी सैलरी चंद रोज पहले बढ़ा ली। क्या ये इतने गरीब मस्कीन लोग हैं कि इनका गुजारा नहीं हो रहा था उस सैलरी के ऊपर? अवाम के ऊपर टैक्स का मजीद बोझ डाल दिया गया है। आप देखें, एक एनर्जी सेक्टर जो अल्टरनेट था वो सोलर, उस पर 18% उन्होंने टैक्स लगा दिया। मुझे बताएं, अवाम ताजिर बरादरी जाए तो जाए कहाँ? कोई इनके पास प्लान नहीं है, टैक्स की भरमार है। हमने मुतवातर इन्हें एक बात कही कि टैक्स मजीद बढ़ाने से बेहतर है टैक्स का दायरा कार आता, लेकिन ये क्या करते हैं, जो टैक्स देता है उसी की गर्दन दबाते हैं। दायरा कार बढ़ाने की तो कोशिश थी, जो ताजिर दो स्कीम थी। एक तो मुझे आज तक फिगर नहीं समझ आता, आपकी जो दीगर जो ताजिर जो कम्युनिटीज़ हैं, जो रहनुमा है, वो बताते हैं कि 1.25 करोड़ के करीब जो है वो ताजिर मुल्क में मौजूद है। एफबीआर कहता है 35-40 लाख है, आप 70 लाख दे रहे हैं। तो आज तक ये फिगर ही नहीं पता चल पाया कि कितने ताजिर मुल्क में मौजूद है, क्योंकि अभी तक आप लोग उस तरह से हिस्सा ही नहीं बन पाए। दे रहा हूं ऑन एयर, मेरे पास एक ऑथेंटिक बात है। मैं इस किस्म की कोई भी टेबल नहीं मारना चाहता कि जो फिगर है मेरे पास, आप पाकिस्तान के अंदर जो आपके पास डेटा मौजूद है, कमर्शियल जो बिजली के मीटर है उनसे आप डेटा उठा लें। सीधा साधा सैंपल इसका तरीका है, क्यों इनको सर्वे करने की जरूरत ही नहीं है। चले जी, इस बहस पे हम नहीं जाते। 50 लाख है, 1 करोड़ है, 70 लाख है, लेकिन वो जब टैक्स के दायरे कार में आएंगे तो टैक्स तो आपको मिलेगा ना। लेकिन आप क्या करते हैं, कोई ऐसा रास्ता निकालते हैं जिससे आवाम को परेशानी बढ़े, ताजिर बरादरी परेशान हो, कारोबार चल नहीं रहा,
खित्ते में सबसे ज्यादा बिजली इस वक्त पाकिस्तान में महंगी है। आप ये देखें, सनतें हमारी तबाह हैं, किसान परेशान है, ताजिर परेशान है। कौन सा एक तबका है जो कुछ है? वो है सिर्फ हुक्मरान। हुक्मरानों को आप ये समझ में नहीं आता, ये मुल्क सिर्फ हुक्मरानों के लिए बना है। ये 25 करोड़ आवाम जो है वो उनको कोई पूछने वाला नहीं है। आप बेसिकली एजुकेशन में चले जाएं, आप हेल्थ में चले जाएं, आवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं है। ताजिर बरादरी जो टैक्स दे रहा है, हुकूमत कहती है जहाँ वो बेहतरी करने की कोशिश करते हैं वहाँ पे प्रेशर ग्रुप सामने आ जाते हैं। जैसे ताजिर दो स्कीम की ही मिसाल ले लें, हुकूमत इन्फोर्स करने की कोशिश की, आप लोगों ने एहतजाज शुरू कर दिया, बैठ के डायलॉग करते कोई दरमियानी रास्ता निकल आता। आप लोग कह रहे हैं कि आप टैक्स देना चाहते हैं, टैक्स नेट में आना चाहते हैं, कि उसका कोई मैकेनिज्म बन सकता था, हुकूमत के साथ मिलकर कुछ चीज़ें बेहतर कर सकते हैं। मुजम्मिल साहब, एक तो ये देखिए टैक्स नेट, अभी वो कह रहे हैं हम चाहते हैं शामिल होना चाहते हैं, वो ये बता रहे हैं कि कौन कौन से शोबाजात ठीक नहीं हैं। उन शोबाजात के माहिरीन से बात करेंगे, वो कहेंगे ताजिर एक बहुत बड़ा मसला है, एक बड़ी तादाद में मौजूद है, पैसे कितने दे रहे हैं। अभी जो अदाद शुमार थे 60-65 अरब थे टोटल, और जो तनख्वाहदार तबके ने कितना दिया था, आपकी मेरी सैलरीज में से कितने कटे थे, वो प्राइम मिनिस्टर भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं, चले इस बार उसमें रिलीफ मिला। तो किस तरह यहाँ पे इन्फोर्समेंट की जाए, कैसे मैकेनिज्म बने कि ये लोग टैक्स नेट में भी आए और जो एक बाकी जो काफ़ी सेक्टर्स को बोझ डला हुआ है उसको थोड़ा कम किया जा सके। एक तो मेरा ख्याल है ब्लेम गेम ख़त्म होनी चाहिए। बिल्कुल, हर आदमी को अपना जवाबदेह होना चाहिए। अच्छा जी, अब ताजरों को अपना जवाबदेह होना चाहिए। जब ये कहते हैं हम 70 लाख हैं और ये कहते हैं हम पे 1000 रुपया साल का टैक्स लगा लो, तो ये अपने गिरबान में नहीं झांकते हैं। 50 जो बंदे की 50,000 तनख्वाह है ना, वो भी 1000 रुपये से ज़्यादा टैक्स दे रहा था पिछले साल। बिल्कुल 6 लाख रुपए पे जो टैक्स था। तो इन्हें खुद 1000 रुपया कहते हुए शर्म नहीं आती कि मुल्क की हालत क्या है? एक मिनट मेरी बात तो सुन लें, एक मिनट बात तो सुन लेना जी। नफ़ा नुकसान की बुनियाद पे करता है, बिल्कुल नफ़ा नुकसान की बुनियाद पे करता है। हम उसकी आमदन पर ही टैक्स मांग रहे हैं, वो अपनी जायज़ रिटर्न फाइल कर दे। क्यों कहते हैं 1000 रुपया फिक्स लगा लें? आप अपनी जायज़ रिटर्न फाइल करनी क्यों नहीं कहते? आप जाएं अपनी मार्केटों में हलफ लें लोगों से कि जो रिटर्न फाइल नहीं करेगा हम उसे अंजुमन ताजरान का मेंबर नहीं बनाएंगे, हम किसी टैक्स चोर को अपनी तंजीम का मेंबर नहीं बनाएंगे, हम किसी टैक्स चोर का कोई दिफा नहीं करेंगे। आप पाबंदी लगाएं मार्केटों में कि हर बंदा अपनी जायज़ रिटर्न बनाकर आए तो हम दुकान खोलने देंगे, नहीं तो हम मार्केट में किसी ऐसे टैक्स चोर को दुकान नहीं खोलने देंगे जो रिटर्न नहीं फाइल करता। क्यों नहीं करते आप मार्केटों में? बड़ा आपको दूसरों का दर्द है, वो चोर है, वो चोर है। आप साथ हैं इस मुल्क के, आप अपने आपसे टैक्स मांगे तो हड़ताल हो सकती है। टैक्स चोरों के दिफा के लिए आप हड़ताल करते हैं, कभी टैक्स कलेक्शन के लिए हड़ताल नहीं करते। आप करें ना अपनी अपनी मार्केटों में ये ऐलान कि जिसने इस साल रिटर्न फाइल नहीं किया उसको हम दुकान बंद कर देंगे, उसका कारोबार बंद हो जाना चाहिए। जो रिटर्न फाइल नहीं करता उसका कारोबार बंद होना चाहिए, उसे कारोबार करने का हक नहीं होना चाहिए। जो अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करता है, चाहे नुकसान की फाइल करे चाहे मुनाफे की फाइल करे, उसे अपनी रिटर्न सरकार को फाइल करनी है, ये उसके ऊपर फर्ज है। नुकसान की फाइल कर दे कि जी मुझे इस साल 10 लाख रुपए का नुकसान हो गया, मैं मकरूज हो गया, रिटर्न तो फाइल करे ना। आप लोगों की रिटर्न ना फाइल करने को जायज करार देते हैं, आप एक जुर्म को जायज करार देते हैं। आप जुर्म का दिफा करते हैं टीवी पर आकर कि रिटर्न फाइल ना करना इसलिए नहीं कर रहे कि हमारा बड़ा कमाल है, हम हड़ताल करने की ताकत रखते हैं। आप इस मुल्क को तबाह कर रहे हैं। हमने 660 अरब रुपया टैक्स दिया है, आपने कहते हैं चोर। बड़ी शर्म, कोई खिदमत नहीं की। ताजर ने इस मुल्क को लूटा है, ताजर ने इस मुल्क को लूटा है, ताजर इस मुल्क की तबाही का जिम्मेदार है। ताजर इस मुल्क में टैक्स चोरी को लेके आया है, ताजर टैक्स चोर है, ताजर टैक्स चोर है। देखिए ये तनख्वाहदार तबका जो है वो बंदा जो टैक्स नहीं देता वो टैक्स चोर है, आकर दे रहा है जो है ना, टैक्स दे रहा है। तो चले ठीक है, चले मुर्तज़ा साहब आप रिलैक्स हो जरा। मिर्जा इख्तियार बेग साहब, ये जो नहीं देता, जो अपनी रिटर्न नहीं फाइल करता है वो टैक्स चोर है, उसके दिल में चोर है, इसलिए वो रिटर्न फाइल नहीं करता क्योंकि उसके दिल में चोर है। बात होती है मिर्जा इख्तियार बेग साहब, कौमी असेंबली बरसात है। चले मिर्जा साहब, चले आप जरा दे दें कोई मैकेनिज्म बता दें जी, रशीद साहब के क्या मैकेनिज्म हो सकता है आज खुद
کیونکہ بہت زیادہ سفر کر لیا ہم نے، مطلب کہ آپ کا آج تک ہم دیکھتے ہیں کہ اکانومی بہتر نہیں ہو پا رہی، ڈیفرنٹ ٹائم میں آئی سی یوز میں چلی جاتی ہے اکانومی، جب پھر باہر لے کر آتے ہیں تو ایک بے ہنگم سے ٹیکسز لگتے ہیں، کسی ایک سیکٹر پہ زیادہ بوجھ پڑ جاتا ہے، کوئی بالکل ہی فری رہتا ہے، چھوٹ ملی رہتی ہے اس کو. آپ خود مطلب خود آ کے حکومت کے سامنے مطلب پیش ہوں، بتائیں آپ جو تنظیمیں ہیں کہ کون سا کا میکنزم ہے، کون سے ایسی تجاویز ہیں آپ کے پاس کہ آپ ٹیکس نیٹ کا حصہ بھی بن جائیں اور ایک اچھے طریقے جو آپ کے تحفظات ہیں وہ بھی دور ہو جائیں. دیکھیں میں نے آپ سے پہلے بھی ایک بات کہی، شاید وہ میری بات پہ توجہ نہیں دے سکے. ہم نے کہا جو نان فائلر ہے اس کے لیے ایک سیمپل طریقہ یہ ہے کہ اسے فکس ٹیکس کے اندر لے کر آ جائیں. فکس ٹیکس کے اندر جب وہ آئے گا وہ آپ کا فائلر بھی بن جائے گا اور اس کے اوپر منیمم جو ٹیکس بنتا ہے وہ آپ اس کے اوپر لگائیں. آپ یہ میرے جو بھائی جو اس قسم کی گفتگو کر رہے تھے، میں نہیں سمجھتا چینل پہ بیٹھ کر ایسی گفتگو کسی کو چور اور ڈاکو بتانا، اپنے گریبان پہ ہمیں جھانکنا چاہیے دوسرے کو بجائے کہنے کے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ہم اپنی ٹریڈ یونین کو یہ ہدایت کریں گے، وہ تمام لوگ سروے کرائیں گے بغیر شٹر کے، بغیر وہ اس کے فکس ٹیکس کے کوئی بھی شٹر نہیں کھلے گا. لیکن ہمیں افسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ تجاویز کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دی جاتی ہے اور ایک شاہی فرمان کے تحت ایسا کام کیا جاتا ہے جو میں پوچھتا ہوں کہ تاجر برادری میں ایجوکیشن کتنی ہے آپ کو پتہ نہیں ہے. ریٹرن فائل کرنے کے لیے کتنی مشکلات ہیں، کتنے ان کو وکیلوں کے چکر کاٹنے پڑتے ہیں. ابھی انہوں نے پی اے لگایا ہوا ہے، اب 40,000 روپے کا منشی رکھے، 40,000 روپے کا وہ کرے، وہ دھندا کرے نہ کرے، 1,00,000 روپیہ پر منتھ کا اس کی پاکٹ سے نکل گیا. ہم یہ کہتے ہیں سادہ نظام کے تحت ٹیکس کیا جائے. آپ بات کرتے ہیں یورپ کی، امریکہ کی، جاپان کی، مجھے وہاں ٹیکس کی شرح ہم سے بہت زیادہ ہے، لیکن وہ اپنی عوام کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے. اب کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، K4 کے لیے کتنی رقم رکھی گئی ہے. آپ حیدرآباد سکر موٹر وے کے لیے 15 ارب روپے رکھے گئے. یار مجھے بتائیں یہ ملک ایسے چلے گا؟ ٹیکس کی جب باری آتی ہے تو وہ تاجر کا گریبان پکڑتے ہیں. ہمیشہ تاجر نے برے وقت میں اس ملک کے اوپر ہمیشہ قربانی دی ہے اور یہ تاریخ گواہ ہے. قیام پاکستان سے لے کے آج تک میں یہ پوچھتا ہوں جب یہ پیسہ جب پاکستان بنا تھا کس نے دیا تھا؟ یہ سوال میں پوچھتا ہوں، کیا بیوروکریٹ نے دیا تھا؟ تاجر نے دیا تھا. آج بھی کبھی سیلاب کی صورتحال ہوتی ہے، کبھی کوئی بھی ہنگامی صورتحال ہوتی ہے، تاجر سب سے زیادہ آگے روڈ پر آتا ہے. کووڈ کے حالات میں بھی دیکھیں، ہم نے اپنے دکانوں پہ تالے لگا کر بھی ہم نے کسی اپنے ملازم کو بے روزگار نہیں کیا. لیکن جب بات آتی ہے ٹیکس کی تو گلا تاجر کا. میں نے یہ کہا ٹیکس کا دائرہ کار بڑھایا جائے، ٹیکس کا مزید بوجھ نہ ڈالا جائے جو لوگ ٹیکس دے رہے ہیں. ہم جب جاتے ہیں ایئرپورٹ پہ ہمیں تو کوئی بھی VIP پروٹوکول نہیں ملتا. اس کے برعکس امریکہ، یورپ، جاپان میں آپ جب جاتے ہیں تو ان کو لاؤنج میں وہ جو تنخواہ طبقہ جو ٹیکس دیتے ہیں ان کو بھی کوئی پروٹوکول نہیں ملتا. یہ انسینٹیوز ہونے چاہیے، یہ کم از کم اس طرح تو ایک کہہ لیں آنر دینا چاہیے. ایسے لوگ جو ٹیکس نیٹ کا حصہ نہیں ہے ان کو بھی ایک ترغیب ملے گی کہ آپ بھی ٹیکس نیٹ کا حصہ بنے. آپ کو ایئرپورٹس پہ ڈفرینٹ جو پبلک مقامات ہیں آپ کو سم ہو اس طرح کہہ لیں کہ اس کو اس طرح کے انیشیٹیوز ہونے چاہیے کہ پروٹوکول ملے ایسے بندے کو جو ٹیکس نیٹ کا حصہ ہے، جو ایک اچھا ہیوی ٹیکس دیتا ہے. چلیں کم از کم پراپر اپنی ریٹرنز تو فائل کرتے ہیں. چلیں ایک بریک لیتے ہیں، ٹرانسمیشن بریک کے بعد دوبارہ سے بات کا آغاز کریں گے. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. ٹرانسمیشن میں ابھی ہمیں ہارون اختر صاحب جوائن کر رہے ہیں، SAPM ہیں تجارت کے حوالے سے پرائم منسٹر پاکستان کے. بہت شکریہ سر جوائن کرنے کے لیے. یہ بتا دیں کہ ان حالات میں ہم جہاں دیکھ رہے ہیں کہ اکانومی سفر کرتی رہی ہے، لارج اسکیل جو مینوفیکچرنگ ہے اس کا شعبہ جو ہے وہ اس طرح سے گرو نہیں کر پایا. اکنامک سفر پاکستان میں بھی ہم نے وہ فگرز دیکھے. تو کیسے انویسٹر کو، کیسے جو ایک آپ کی انڈسٹری ہے اس کو گرو کر سکتے ہیں، کیسے انویسٹر کو ہم مائل کر سکتے ہیں پاکستان میں؟ جی بڑا اچھا سوال ہے. میں بہت کوئکلی اس میں آپ کو بتانا چلوں کہ 1 سال پہلے ایک بڑا اہم اور بڑا جرأت مندانہ فیصلہ پرائم منسٹر پاکستان نے کیا اور اس کے رزلٹ میں ہم IMF کے پروگرام کے اندر ہم نے شمولیت حاصل کی. اور کنڈیشنز اسٹرینجنٹ تھی بالکل، اس لیے کہ 2 سال پہلے ہم ایک پروگرام میں پورا نہیں کر سکے تھے اور ہم ڈیریل ہو گئے تھے. لہٰذا بٹ پرائم منسٹر نے اسٹیٹ فاسٹنس شو کی اور یہ پین بھگتا اور انڈسٹری نے بھی بھگتا اور اس کے ریزلٹس آئے ہیں. آئی تھنک بالکل کریکٹ فیصلہ تھا. آج 1 سال ہو گیا، آپ دیکھ لیے میکرو اکنامک اسٹیبلٹی ہے. IMF بھی کہتا ہے، تمام ریٹنگ ایجنسیز یہ کہہ رہی ہیں اور سامنے نظر بھی آ رہا ہے. آپ دیکھیے کہ کس طرح انفلیشن کو ہم نے کنٹرول کیا.
38% जो पीक आउट कर गई थी, वो दैट्स डाउन टू 1.5%। आपने देखा इस बजट में जो हमारा टारगेट फिगर था इन्फ्लेशन का इस साल का, वो 12% था, हालांकि हमने अचीव किया 4.70%। इसके नतीजे में अब आ जाए मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। इसके नतीजे में जो सबसे बड़ा तोहफा मैन्युफैक्चरिंग को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने दिया है, दैट इज द रिडक्शन ऑफ पॉलिसी रेट फ्रॉम 22% टू 11%। इतने छोटे से अरसे में ये एक कमाल की रिडक्शन है, और सबसे बड़ा जो पैरामीटर है इंडस्ट्री का रिवाइव होने के लिए वो ये है। सेकेंडली, एक बहुत बड़ा चैलेंज था डेकेड्स के साथ गलत डिसीजन के बाद हम जिस क्राइसिस में पड़े एनर्जी के, जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी भी थी और गैस भी थी, उसका भी एक पीक हुआ और अब उस पीक से नीचे जाना शुरू हो गए हैं, और रेट्स अभी पूरे रीजन में बेहतर तो नहीं हुए सबसे ज्यादा, बट बहुत बेहतरी आ गई है और क्लोज आ गए हम कंपिटिटिव एज लेने के लिए, और ये अभी गिरते रहेंगे। जहां भी प्राइम मिनिस्टर को फिस्कल स्पेस मिली, जैसे कि पेट्रोल प्राइसेस नीचे आई हैं, तो उन्होंने पास ऑन किया है कंज्यूमर्स को, इंडस्ट्रियलिस्ट को। अच्छा, अब आ जाइए बजट के ऊपर। अच्छा, बजट में ना सिर्फ आपको ये ब्रेक मिली है कुछ टैक्सेस में, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस में सुपर टैक्स की एक सिग्नल स्ट्रांग दिया गया है कि ये अननेसेसरी टैक्स है, और हमने 0.5% रिडक्शन की है, मीनिंग देयर बाय कि ये कम होता जाएगा, और ये इंशाल्लाह जैसे जैसे स्पेस हमें मिलेगी फिजिकल स्पेस, हम इसको सुपर टैक्स को जीरो ले आएंगे 3-4 साल के अंदर अंदर। दूसरी बात जो सबसे एक इंडिकेशन मिली है, एंड इट्स ए रेवोल्यूशनरी स्टेप बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, इज द न्यू टैरिफ पॉलिसी। आप अंदाजा लगाइए कि इस पिछले साल तक तो 90% तक प्रोटेक्शन कुछ सेक्टर्स में थी, और वो कुछ रेवेन्यू कलेक्शन की वजह से हुई, और कुछ उसने जो इनएडवर्टेंटली इनएफिशिएंसी पाकिस्तान में क्रिएट की, वो एक नई पॉलिसी के तहत इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करते हुए जो एक्सेस प्रोटेक्शन है, जिसकी वजह से इनएफिशिएंसी आ रही थी, और इनएफिशिएंसी की वजह से मैन्युफैक्चरर ज्यादा इंटरेस्टेड डोमेस्टिक मार्केट में था और एक्सपोर्ट में नहीं था, वो सारा तब्दील होने लगा है। और उसकी एक स्टीयरिंग कमेटी बनाई है प्राइम मिनिस्टर ने, टू मेक श्योर कि कोई सेक्टर जो है वो बैंकरप्ट ना हो जाए। सेक्टर को चलाना है बट एफिशिएंसीज लेके आनी है। इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा ये होगा कि टैरिफ्स कम होंगे, इंपोर्टेड रॉ मटेरियल पे कम होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, और ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है ये पास ऑन होगी कंज्यूमर को। और लोकल मैन्युफैक्चरिंग पे जो डोमेस्टिक कंजम्पशन को कैटर करती है, एंड एक्सपोर्टेबल सरप्लस बनाने के लिए जो एक्सपोर्टर है उसकी एक जो मेजर कॉस्ट डिसएडवांटेज पावर की है अभी तक कम हो गई है, बट रहती है। यही मेरा आपसे वैसे क्वेश्चन था कि आप अभी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, रीजन में कम्पीट करना है, जो हमारा लोकल यहाँ पे जो इकॉनमी जो कह लें कि जो तिजारत करने वाले लोग हैं, उन्हें अपनी एक्सपोर्ट्स जो करनी है, तो किस तरह वो रीजन में कम्पीट कर पाएंगे जब उन्हें चीज़ों को एक्सपोर्ट करना है बाहर की दुनिया में? देखिए, पहला साइन तो ये है कि हमारी एक्सपोर्ट्स कोई 10% बढ़ी हैं इन सब क्राइसिस के बावजूद, हाई इंटरेस्ट रेट्स में, हाई कॉर्पोरेट रेट्स में, सारा कुछ में। अब जब इंटरेस्ट रेट्स कम आए हैं और इस वक्त आपका पॉलिसी रेट 11% है, और अगले साल भी हम इन्फ्लेशन को कंटेन करके 7.5% के ऊपर हमने प्रोजेक्ट किया है, और हमारा फिस्कल डेफिसिट अगले साल 3.9% में प्रोजेक्ट किया जा रहा है। इसका मतलब है कि इन्फ्लेशन कंटेन रहेगी और पॉलिसी रेट और नीचे जाएगा। ये फैक्टर आ गया। पावर रेट्स का जो वर्ष था दैट हैज बीन ओवर, और पावर रेट्स कम होने शुरू हो गए हैं, और ये और कम आएंगे। प्लस द न्यू टैरिफ पॉलिसी, जिससे उनका जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट है तकरीबन जीरो कस्टम ड्यूटी के ऊपर आएगी। ये सब चीजें कंबाइन होके आपको एक इम्पटस मिलेगा अपने एक्सपोर्ट सेक्टर को भी और लोकल मैन्युफैक्चरिंग को भी। दैट इज द वे फॉरवर्ड। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, जिसका बजट से ताल्लुक नहीं था, बट बजट के फौरन बाद हम एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेके आएंगे जो एक स्टेबिलिटी देगी। 5 साल के लिए एक पॉलिसी आएगी जो तमाम मसले मसाइल, तमाम इम्पेडिमेंट्स, जो बात तो नहीं की जाती मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के साथ, बट जो ग्राउंड पे प्रॉब्लम्स हैं, जैसे बैंकरप्सी हो जाती है, कोई पूछने वाला नहीं होता, जैसे सिक यूनिट्स हैं, कोई पूछने वाला कोई नहीं है, उन सब के लिए लॉज ला रहे हैं,
पॉलिसी लेके आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की प्रोटेक्शन नहीं है, हरेसमेंट होती है, अदारे इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं और वो 5 साल चलती रहती है। सो बहुत सारी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान की पहले रियल एस्टेट में जाती रही, अब जब से रियल एस्टेट थोड़ी सी डाउन थी तो वो बाहर जा रही है। उसको रोकना है, बाहर जो लोगों के पैसे हैं उनको अंदर लेके आना है। ये सब इंसेंटिव इंशाल्लाह बजट के बाद आ रहा है, और इसका मतलब ये नहीं है कि हम फ्रॉडस्टर्स को प्रोटेक्शन देंगे, बट फ्रॉडस्टर्स बहुत थोड़े होते हैं, जो ज्यादा होते हैं वो बेचारे कारोबारी लोग होते हैं और वो ये काम नहीं करते, और उनका एक कंप्लेंट आ जाती है तो जी एक अदारा आपको बुला के 5 साल रगड़ता है। ये सब चीजें हम लेके आएंगे। एक्सेस टू बैंकिंग क्रेडिट, ये एक और चीज है कि बैंकों का रुझान है कि गवर्नमेंट को आप क्रेडिट दें और प्राइवेट सेक्टर को सिर्फ ब्लू चिप को दे। ये भी हम चेंज करने जा रहे हैं, और इसमें भी बैंकों के लिए ठीक है। ये आप पॉलिसीज बता रहे हैं कि इंडस्ट्रियल पॉलिसीज जो है हुकूमत उसको नए सिरे से कहने की तरतीब दे रही है। हम देख रहे हैं IMF प्रोग्राम की उसकी जो शराइत है वो रिफ्लेक्ट हुई हैं इस बजट पर भी। हम देख रहे हैं कि कितने प्रोग्राम्स हम IMF के प्रोग्राम्स के अंदर रह चुके हैं, इस बार भी वो रिफ्लेक्शन हमें नज़र आ रही है। तो इन हालात में एक ऐसा ही बजट आ सकता है, लेकिन जो देर पा पॉलिसीज़ हैं, एक आम आदमी को रिलीफ मिल सके, उसके लिए चीज़ें बेहतर हो सके, तो एक ऐसा बजट, एक ऐसी चीज़ें इन निकल कर ही मुमकिन हो पाएंगी। तो कब तक हम हुकूमत हमारी, या कब तक हमारी जो या गवर्नमेंट्स हैं वो इस लेवल पे पहुंच जाएगी कि जो बजट दे सकें वो एक अच्छा बजट हो, आवाम दोस्त बजट हो? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, पहली बात तो ये है कि इस IMF के प्रोग्राम की वजह से स्टेबिलिटी आई है। दूसरी बात ये है कि IMF के प्रोग्राम में रहते हुए हमने अपनी इंडिजिनस टैरिफ पॉलिसी लेके आए हैं, उसका IMF से कोई ताल्लुक नहीं है। तीसरी चीज ये है कि हम न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लेके आ रहे हैं, न्यू मोबाइल फोन पॉलिसी लेके आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल को इंसेंटिवाइज करेंगे। मोबाइल ऑलरेडी असेंबल इधर हो रहा है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग अब हम इधर शुरू करेंगे। तो ये सारी चीजें हम करेंगे। अच्छा, गरीब आदमी के लिए तो आपने देख ही लिया है कि ना सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की 10% बढ़ी है, बल्कि अगर आप ऑन दी एवरेज लें तो 5% इम्पैक्ट टैक्सेस का भी पड़ेगा। तो गरीब जो सैलरीड लोग हैं गवर्नमेंट के, उनको तकरीबन 15% रेज मिली है अगर आप टैक्स का इम्पैक्ट भी लें, विच मीन्स के 4.70% इन्फ्लेशन के बाद उनको जो 15% दे रही है रेज, तो परचेसिंग पावर जो है उनकी बढ़ जाएगी। तो दैट्स अ बिग स्टेप इन स्पाइट ऑफ रिमेनिंग इन द IMF प्रोग्राम। अच्छा, अब जो आपने इंपॉर्टेंट बात की है, बड़ी इंपॉर्टेंट, ये जरा गौर से सुनिए। पाकिस्तान की इस वक्त हमारी जो फिस्कल सिचुएशन है वो हमें अलाउ करती है कि हम और इंसेंटिव्स दें, फिस्कल इंसेंटिव्स दें और ग्रोथ 6% पे निकल आए, बट वो स्टेबलाइजेशन को थोड़ा सा ऑफ बैलेंस करेगा। और इसीलिए IMF प्रोग्राम में फिस्कल डेफिसिट कम होने के बावजूद हमारा जो पैरामीटर है IMF के साथ, वो प्राइमरी सरप्लस है, जिसके अंदर इंटरेस्ट पेमेंट शामिल नहीं होती। तो हमने उसके अंदर रहते हुए जो कोई भी मैक्सिमम बेनिफिट पास कर सकते थे वो हमने किया है, और हम खुद चाहते हैं कि 6-7% तक हम 2-3 साल में पहुंचे। ये ना हो कि हम फिर पहुंचे वहां हमारे रिजर्व्स जो है फिर हिट होंगे, और उसको हमने बिल्ड करना है। और ये नई टैरिफ पॉलिसी जो है ये एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की पॉलिसी है। इट इज ए रेवोल्यूशनरी पॉलिसी। हम चाहते हैं कि हमारा एक्सपोर्टर जो है वो फ्लरिश करे और हमारे रिजर्व बिल्ड हो, बिकॉज रिजर्व बिल्ड होंगे तो हमारी डोनर से जान छूटेगी और हम एक अपनी इंडिजिनस पॉलिसी लेके आएंगे जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। ठीक है, एक्सपोर्टर फ्लरिश करे आप फरमा रहे हैं, लेकिन इंडस्ट्री को प्राइम मिनिस्टर की जानिब से रिलीफ दिया गया, एनर्जी सेक्टर में पर यूनिट जो है वो कम किया गया। इंडस्ट्री का एक दरीना मुतालबा रहा है कि उसको 7 to 8 या 9 सेंट तक उसको पर यूनिट को लेकर आया जाए। अभी जो इजाफी सरचार्ज की बात हो रही है, कैप खत्म करने की बात हो रही है, तो एनर्जी प्राइसेस तो मजीद बढ़ जाएंगे। तो ऑन द अदर साइड जो पेट्रोलियम मसरूआत है उनकी कीमतें, उधर भी कैप खत्म कर दी, पेट्रोलियम लेवी 100 पे चली गई, अब कार्बन लेवी लगाई जा रही है 2.5%। तो ये सारे के सारे अवामिल क्या जो एक्सपोर्ट्स है या जो इंडस्ट्री है उसको मुतासर नहीं करेंगे पाकिस्तान में? देखिए, इकोनॉमिक्स जो है ना वो एक एग्जैक्ट साइंस नहीं है, और एक चीज को जब आप हिलाते हैं तो 3-4 चीजें अफेक्ट होती हैं। अब आप ये देखिए कि हमारे पास जो 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 फिस्कल स्पेस मौजूद थी उसको अगर हम वायलेट करते हैं और फिस्कल डेफिसिट को फर्ज करें IMF हमें इजाजत भी दे देता है और फिस्कल डेफिसिट को हम बढ़ाते हैं, तो वो इन्फ्लेशनरी होगा। जब इन्फ्लेशनरी होगा तो फिर गरीब आदमी हिट होगा। सबसे बड़ा तोहफा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने 1 साल के अंदर गरीब आदमी को यह दिया है कि जो इन्फ्लेशन है वो नीचे आ गई है।
سب سے زیادہ ہٹ انفلیشن غریب آدمی کو کرتی ہے، اور اس کے جو فوڈ بجٹ ہے جو غریب آدمی کا سیلری کا 60-70% ہوتا ہے وہ بہتر ہوا ہے. سو اسی طرح آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہتے ہوئے جب آپ کا اسٹیبلائزیشن موڈ آ جاتا ہے تو آپ جائنٹ لیپ اس وقت کرتے ہیں جب آپ کی ریزروز ایک ایسی پوزیشن میں آ جاتے ہیں کہ وہ انکریز امپورٹس کا بوجھ لے سکے. تو آپ نے ایک پروڈنٹ اپروچ کرنی ہے، اور پروڈنٹ اپروچ کے مطابق دس واز دا بیسٹ بجٹ دیٹ وی کوڈ ہیو ان دیز سرکمسٹانسز. ٹھیک ہے. ای کامرس پر ٹیکس 18% لگانے کا فیصلہ ہے، وہاں پہ سیل پرچیز پہ 2% ٹیکس ہوگا. ابھی ای کامرس پاکستان میں گرو کر رہا ہے، آئی ٹی سیکٹر گرو کر رہا تھا، آپ کی جو فری لانسنگ تھی وہ گرو کر رہی تھی، تو یہ ٹائم تھا اس کو ٹیکس نیٹ میں لے کر آنے کا؟ بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ جہاں بھی جائیں، ہم بات کرتے ہیں ٹیکس بیس بڑھانے کی، پھر ہم بات کرتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ کی. جتنی بھی ٹیکس لگے ہیں، فار انسٹنس سولر پہ جو ٹیکس لگا ہے 18% امپورٹ پہ، وہ اس کا جو یہاں کارخانے لگانے چاہتے ہیں سولر پلیٹس بنانے کے لیے، ان کی جو اس پہ 18% لگا ہوا تھا. سولر پلیٹس آپ مفت منگواتے تھے آپ بغیر ٹیکس کے. سو مطلب ہے کہ وہ لیول پلینگ فیلڈ لے کے آئے ہیں، پہلی بات. دوسرا، سولر کی سیلز کی اور اس کی پلیٹس کی قیمتیں اتنی کم ہو گئی ہیں کہ کوئی اتنا امپیکٹ اس پہ نہیں ہوگا. دوسری چیز آپ نے بات کی کہ ای کامرس پہ، اب میں جس چیمبر میں گیا ہوں ادھر یہ بات کی ہے ریٹیل والوں نے کہ جناب یہ اچھی بات ہے کہ آپ کوئی چیز آپ ای کامرس کے تھرو آپ منگواتے ہیں تو اس پہ تو ٹیکس لگتے نہیں ہیں، میں جب بیچتا ہوں تو ٹیکس لگتے ہیں. وہ بھی لیول پلینگ فیلڈ لانے کے لیے کی ہے. تو یہ ساری لیول پلینگ فیلڈ کی ہے، اور ہم خود ہی کہتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا سیکٹر نہیں ہونا چاہیے جس کو کوئی ایگزمپشن ملے. تو یہ ایگزمپشن کو ختم کر رہے ہیں. اسی طرح بہت عرصے کے بعد ایک بہت مشکل سے ایک فاٹا کا بھی ڈیسیژن ہوا ہے کہ وہاں بھی ہم ایک سیلز ٹیکس رجیم کو شروع کر رہے ہیں. نہ صرف وہ ڈاکیومنٹیشن کرے گی بٹ 10% سیلز ٹیکس بھی لیں گے. تو وہ بھی ایک پورے اکراس پاکستان ایک ڈیمانڈ تھی انڈسٹریلسٹ کی کہ وہ ایک بہت زیادہ ڈسرپشن کریٹ کر رہی ہے پورے پاکستان میں باقی انڈسٹریلسٹ کے. وہ بھی ہم لیول پلینگ فیلڈ کریٹ کرنے کے لیے لائے ہیں، بلکہ صرف اس ٹیریٹری کی وجہ سے ہم 10% سٹارٹ کیا، اور انشاءاللہ 3-4 سالوں میں وہ 18% سیلز ٹیکس پہ آ جائے گا. اچھا، آج وزیر خزانہ نے کہا کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے 9.4 جو ٹریلین ہے وہ انڈاکومنٹڈ ہے. انفورسمنٹ کے ذریعے ٹیکسز لینا، ہم دیکھتے ہیں ماضی میں بہت ساری پالیسیز حکومت کی آتی رہی ہیں، تاجر و اسکیم، بلکہ آپ اس سے پہلے بات بھی کر رہے تھے اس کے اوپر کہ پاکستان میں جو تاجر کمیونٹی ہے وہ ٹیکس نیٹ کا اس طرح سے حصہ نہیں ہے. ان کے اپنے تحفظات ہیں کہ اگر ایک بار ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہمیں نظر آتا ہے تو ان کے لیے کیا پلان ہے کہ کیسے ان کو ڈاکومنٹڈ کیا جائے گا حکومت کی جانب سے تاکہ ایک بڑا جو ٹیکس نیٹ ہے اس کے اندر اضافہ ہو سکے؟ دیکھیے، میں نے تاجروں کے ساتھ بڑا ڈیل کیا ہے جب میں ایف بی آر میں تھا، اور وہ ماحول فرق تھے. اس وقت پاکستان ایک آئی ایم ایف پروگرام سے نکل چکا تھا، پاکستان کے میکرو اکنامک انڈیکیٹرز بہت بہتر تھے. تو ہم ایک بہت اچھی اسکیم لے کے آئے جس کے اندر ان کو بہت ساری پرانے آڈٹ سے اور اگلے 4 سال کے آڈٹ سے ہم نے ایگزیم کیا، اور پھر ایک ٹرن اوور ٹیکس کام کیا تاکہ وہ آئے. مگر وہ پھر بھی نہیں آئے، وہ 10,000 which was just normal but nothing exceptional. اب حالات فرق ہے. اب ڈیجیٹلائزیشن بہت زیادہ ہو گئی، اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ گئی ہے. اب جو تاجروں کو لانے والا چیز ہے وہ پوائنٹ آف سیل، وہ جو وہاں ایک مشین لگے گی اور ڈائریکٹ ریئل ٹائم ڈیٹا جو ہے وہ ایف بی آر کے ساتھ شیئر کیا جائے گا. اب آپ نے بات کر دی انفورسمنٹ میں. اب دیکھیے کہ ایف بی آر نے اس دفعہ 26% گروتھ اپنے ریونیوز پہ شو کی ہے. انفلیشن آپ کی 4.7% تھی اور جی ڈی پی گروتھ 2.7 تھا. تو یہ ہارڈلی آپ کی 7-7.5% ایک جینون گروتھ ملنی چاہیے تھی. گروتھ ملی ہے 26%. اس میں سے کچھ ایڈیشنل ٹیکسز تھے اور کچھ انفورسمنٹ جو انہوں نے کی تھی، اور پرائم منسٹر اس کو خود لیڈ کرتے ہیں. اور اس انفورسمنٹ میجرز کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ 400 ارب روپیہ انہوں نے گین کیا ہے. اسی کو لے کے انہوں نے اس بجٹ میں 350 یا 450 ارب روپیہ تھرو انفورسمنٹ میجرز کیے ہیں، اور ریئلسٹک ٹارگٹ بنایا ہے کہ 18-19% گروتھ پہ، کیونکہ we are going to end up around with 11.9 trillion and the target is 14.13 trillion. So that's about 18-19% growth. تو اس دفعہ جو ٹارگٹ سیٹ کیے ہیں وہ ریئلسٹک ہے. انفورسمنٹ شروع ہوئی ہے. یہ ڈیجیٹلائزیشن میں اور ساری چیزوں میں یہ جو پاورز لی ہیں ایف بی آر نے، یہ پرائمریلی ڈیٹرنس لیول کے لیے ہیں
कि एक टैक्स पेयर को पता होना चाहिए कि अगर मैंने टैक्स नहीं दिया या टैक्स फ्रॉड किया और मैं पकड़ा गया तो उसकी ये पनिशमेंट है। ये जरूरी नहीं है कि वो जाके हर आदमी को अरेस्ट कर लेंगे। दुनिया में ये होता है। दुनिया का आपने ये जो इनलैंड रेवेन्यू के कानून है आपने देख लिए है ना। पाकिस्तान तो अब उस जगह पहुंच रहा है, दुनिया तो पहले से पहुंची हुई है। अमेरिका का देख लें, इंग्लैंड का देखें, क्या क्या केसेस होते हैं, स्पेयर नहीं करते। एक मुझे याद है कि आज से 20 साल पहले एक बहुत अमीर खातून थी, उसने अपने होटल की एक पेंटिंग जो है होटल के खर्च पे लेके घर लगाई थी, तो उसको 3 साल कैद हो गई थी। और वो ये नहीं था कि हर किसी को करते, वो उन्होंने एक एग्जांपल सेट करनी थी। सो लिहाजा प्राइम मिनिस्टर इज वेरी केयरफुल। दिस पावर मस्ट नॉट बी एंड शुड नॉट बी एंड विल नॉट बी मिसयूज्ड। इफ इट इज देन ये पावर्स, डिस्क्रेशनरी पावर्स को कम किया जाएगा। ठीक है, ठीक है। शॉर्टली हम सब लास्ट क्वेश्चन शॉर्टली से बता दें कि ताजिर नुमाइंदगार बल्कि हमारे साथ भी मौजूद भी हैं ट्रांसमिशन में, जावेद कुरैशी। वो कहते हैं कि जनाब पर शटर जो है हुकूमत हमसे 1000 रुपये टैक्स जो है ताजिरों से ले ले, और ये जो फिगर देते हैं 70 लाख पाकिस्तान में ताजिर मौजूद हैं। क्या ये मुमकिन है? ये इनकी तजवीज़ है, अब आपके सामने रख देते हैं, बताइए मुमकिन है? देखिए, मैं इनका बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ, बिकॉज मैंने इनके साथ 6 महीने पूरे पाकिस्तान में फिरा था, और मैं समझता हूँ कि ये जेन्युइनली एफबीआर से घबराते थे और इनको फैसिलिटेट करना चाहिए था। पर अब हालात चेंज हो गए हैं। मैं 6-7 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। अब और कोई चारा नहीं है कि दे हैव टू कम इन द टैक्स नेट। और अब IMF के प्रोग्राम में होते हुए और जिस डोनर के पास हम जाते हैं वो कहते हैं आप हमसे मांगने आ जाते हैं, आपके ताजिर तो टैक्स देते नहीं है, आपके एग्रीकल्चर वाले तो टैक्स देते नहीं है, आपकी सर्विस तो टैक्स देते नहीं है, पहले उनसे जाके टैक्स लें। सो ताजिरों को ये बिल्कुल नेगोशिएट करें एक सब्सिडाइज टैक्स रेट, बट इट इज अबाउट टाइम now they have to maintain their accounts and they have to file their proper tax returns। बेशक हुकूमत से अपनी डिमांड्स बनवा लें कि टैक्स कम करें शुरू में आके, और करना भी चाहिए मेरा ख्याल है। और विदहोल्डिंग एजेंट्स, इनको प्रॉब्लम होती है कि विदहोल्डिंग एजेंट बन जाते हैं, फिर सेल्स टैक्स कलेक्ट करना पड़ता है, एक प्रॉब्लम हो जाती है। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जब ताजिर डॉक्यूमेंट हो जाएंगे ना, तो इनकी जो सप्लाई चेन है पीछे वो भी डॉक्यूमेंट होगी। फिलहाल तो ना ये डॉक्यूमेंटेड है प्रॉपर्ली, सम ऑफ देम आर। ठीक है, मतलब ये जो तजवीज़ जो ट्रेडर्स की तजवीज़ है वो वायबल नहीं है, मतलब आप उसको मतलब उस पर राजी नहीं है, मतलब आप एक और दे रहे कि टैक्सेस कम हो सकते हैं लेकिन आना पड़ेगा टैक्स में। चलें हर साहब बहुत शुक्रिया, ये जवाब ले लेते हैं, टाइम खत्म हो गया। जी सर वो वक्त चला गया है कि अब फिक्स टैक्स हो, अब वक्त आ गया है कि रियल टैक्स के ऊपर आए। ठीक हो गया। जावेद साहब क्या रिस्पॉन्स करेंगे? जावेद साहब देखिए जी, जो हमने जो तजवीज़ दी है वो शायद हारून साहब के साथ अपने बड़े अरसे काम किया है 16-17 के अंदर। हम ये चाहते हैं कि इस खामी को डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए इससे सादा तरीकाकार कोई और नहीं हो सकता। और हारून साहब ने मेरे दिल की बात कह दी। हम FBR से पहले ही इतने घबराए हुए हैं, और इस हमारे यहाँ जो मामला चल रहा है FBR में, जो एक दफा चला गया फाइलर बन गया, उसी की खाल खींची जाती है, नॉन फाइलर को कोई नहीं पूछता। तो हम तो इस मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं, टैक्स देना चाहते हैं, और टैक्स का तरीकेकार के ऊपर हमारा और FBR का इख्तिलाफ हो सकता है। तो इसके अंदर बैठकर इसके अंदर कोई ऐसा रास्ता भी निकाला जा सकता है। टैक्स तो देना पड़ेगा, इस बात से तो हम एग्री हैं, लेकिन तरीकेकार पे चेंज करना पड़ेगा। तरीकाकार पे आपको पता है टैक्स से निकले दरमियानी रास्ता निकल सकता है। लास्ट मिनट में मुजम्मिल भाई लास्ट कमेंट कर दें, बिल्कुल ट्रांसमिशन का वक्त खत्म होने को है। नहीं, मैं हारून अख्तर साहब की इस बात को सेकंड करता हूं कि फिक्स टैक्स, सब्सिडाइज टैक्स, ये चैप्टर्स ख़त्म होने चाहिए, रियल टैक्सेशन पे आना चाहिए। हम सैलरीड लोगों के रियल टैक्सेशन है, और इंडस्ट्री को, ट्रेडर्स को, एग्रीकल्चर को रियल टैक्सेशन पे आना चाहिए। पाकिस्तान की बका ही रियल टैक्सेशन में है। मैं नहीं समझता कि रियल टैक्सेशन के बगैर कोई पाकिस्तान को आगे चलाने का रास्ता मौजूद है। हमने 70 साल में सारे रास्ते ट्राई कर लिए हैं, हमने एमनेस्टीज़ दे के ट्राई कर ली हैं, हमने हर सब्सिडाइज़ करके तय कर लिया है, हमने हर चीज़ करके चेक कर लिया है। नहीं, अब एनफोर्समेंट होनी चाहिए और रियल टैक्स होना चाहिए। मैं समझता हूँ एट व्हाट मे द कॉस्ट, गवर्नमेंट को एनफोर्समेंट पे भी आना चाहिए और रियल टैक्सेशन पे आना चाहिए, और इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज आप ये कह रहे हैं कि संजीदा और सख्त इकदाम लेने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया आप मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का ट्रांसमिशन में शिरकत के लिए। नाज़रीन, एक्सपर्ट्स की राय हमने आप तक पहुँचाई। बजट 2025-26 आपने हम TV की बजट खसूसी ट्रांसमिशन देखी। हमें इस ट्रांसमिशन से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।